हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ ली है। आज हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी बहुत वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने यूज़ भी की थी, बट प्रॉपर डिस्कशन आज शुरू करेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन है क्या? नथिंग बट एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू द नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर देना ही बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। मतलब हमें करनी तो एडिशन ही है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वी हैव टू सॉल्व a माइनस बी, यानी कि यहाँ पर मुझे a माइनस बी, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मुझे देखना है कि ये रिजल्ट क्या आएगा। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है दो वेक्टर्स a एंड b। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस ऑफ माइनस b, यानी कि मैं करूँगा तो वेक्टर एडिशन, बट a की नेगेटिव ऑफ b के साथ वेक्टर एडिशन करूँगा। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर a है and suppose this is vector b, this is vector b। ठीक है, a and b वेक्टर के बीच में मुझे एंगल गिवन है थीटा। अब मुझे क्या चाहिए? a प्लस माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b कैसे आएगा? अगर मैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ कर लूँगा, दिस इज माइनस ऑफ b। तो अब मुझे a एंड b को ऐड करने की जगह वेक्टर a एंड माइनस ऑफ b को ऐड करना है। इन दोनों की एडिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी कैन अप्लाई एनी लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। This is parallelogram law of vector addition and we will get resultant using this law. This is R. तो a plus of minus b या a minus b, this is equal to vector R. Clear? अब a and minus b के बीच में एंगल कितना है? टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा? 180। थीटा इस तरफ था तो ये कितना बच गया? 180 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस ऑफ वेक्टर b। क्लियर? अब अगर मुझे इन दोनों को यूज करके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लिखनी हो, जो हमारा पुराना फार्मूला है रिजल्टेंट लिखने का, उसी को यूज करना हो, तो r की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of angle between vector A and minus B, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड माइनस B। बेसिकली ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर cos थीटा होता है। वो थीटा एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। बट यहाँ पर किसके बीच में आएगा? वेक्टर A एंड माइनस ऑफ B, जो कि इस केस में कितना है? 180 डिग्री। यानी कि इस केस में अगर मैं रिजल्टेंट लिखूंगा या रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कहने के बावजूद भी बाद में गलती होगी तो स्पेशल रेड कलर से हाईलाइट करके आपको लिखना है बच्चों। वो क्या है? ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा किसके बीच में एंगल है? वेक्टर a एंड माइनस b के बीच में एंगल है। बट थीटा किसके बीच में है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। मैं अपना फाइनल आंसर थीटा के टर्म्स में लिखने वाला हूँ। हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हैं? 180 माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्लस की जगह कर दिया है माइनस। यहाँ पर था कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो गया। 180 है तो कॉस में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस का कॉस रहेगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R। किसका रिजल्टेंट? a माइनस b।
क्या ये क्लियर है? तो जो ओवरऑल फर्क हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है कि यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया। जब एडिशन करते थे यहाँ पर प्लस था, जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये थीटा एंगल किसके बीच में है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। 180 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ऑफ बी। ये बड़ा ध्यान रखना है। आगे हमारे पास होती है डिस्कशन डायरेक्शन के लिए tan बीटा। बीटा एंगल कौन सा होता है? रिजल्टेंट। हमारा ये रहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाएगा दैट इज टेकन एज अ बीटा। रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ, अब आप दोनों तरफ रिजल्टेंट लिख सकते थे, ए के साथ भी और माइनस बी के साथ भी। टेक्निकली इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यहाँ पर भी तो बीटा लिख सकते थे, बट ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। स्टैंडर्ड मुताबिक क्या रहता है कि जिस वेक्टर की हम डायरेक्शन चेंज नहीं करें, हमने बी की डायरेक्शन चेंज की थी, ए की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, जिस वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं कर रहे, हम लोग रेफरेंस उसको मान के डायरेक्शन के लिए बीटा उसी के साथ बनाते हैं। मीन्स यहाँ पर मैं tan बीटा लिखूंगा, तो मैंने आपको जुगाड़ सिखाया था, मैंने कहा था tan बीटा क्या होगा? साइन बाय कॉस, ऊपर आएगा साइन। यहाँ पे कौन सा वेक्टर आएगा? ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के अलावा है। किन दोनों के अलावा? जिन दोनों के बीच में एंगल बीटा बन रहा है। एंगल बीटा किन के बीच में बन रहा है? वेक्टर ए एंड वेक्टर आर के बीच में। इन दोनों को छोड़ दे तो कौन सा वेक्टर बचा? माइनस बी वेक्टर। बट यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या लिखनी है? मैग्नीट्यूड। मेक इट श्योर माइनस बी नहीं लिखना, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है। हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन माइनस बी बिल्कुल नहीं लिखना, ना ही यहाँ पर भी माइनस बी लिखना है। ऐसी गलती कतई नहीं करनी। तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है ना? ये 180 माइनस थीटा कैसे? हम वेक्टर ए एंड माइनस बी का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी के लिए डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, फिर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर से लिखूंगा ताकि मिक्स ना हो। साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 हो तो कोई चेंज नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है। अब रिजल्ट को याद रखने का जुगाड़ क्या है? जुगाड़ बेटा सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कॉस थीटा आता था, प्लस कॉस थीटा आता था, उसको प्लस की जगह माइनस कर दो। देखो हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था वो था टू ए बी कॉस थीटा, हमने कर दिया माइनस 2ab कॉस थीटा। इसमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था। कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, उसको माइनस कर दो, बाकी सब सेम रहेगा, वन एंड सेम थिंग। ओके, तो ये हमारे पास हो गई वेक्टर सब्ट्रैक्शन की हाउ टू डू दैट। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी रहती है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने एडिशन में पढ़ी थी, हमने कहा था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, बट यहाँ पे कह रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने तब पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट यहाँ पर हम ये कह रहे हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। दिस इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इक्वल नहीं होंगे। हम लोग इस बात को एक सिंपल सी डायग्राम से बड़े आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, आई विल फाइंड आउट ए माइनस बी। ए माइनस बी ढूंढने का मतलब क्या है? ए प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ बी कैसे ड्रॉ करेंगे? लेंथ होगी इक्वल बट डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस बी।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट हो गया R1। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को मान लेता हूं R1। चलिए अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं b माइनस ए के लिए। b माइनस ए का मतलब b प्लस ऑफ माइनस ए, प्लस ऑफ माइनस ए। अब मुझे a का नेगेटिव लेना पड़ेगा, a के इक्वल लेंथ का बट अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लेना पड़ेगा। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट माइनस ऑफ a। मुझे किन दोनों को ऐड करना है, b एंड माइनस ए को। ये रहा b, ये रहा माइनस ए, इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे अप्लाई करने पड़ेगा यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आई विल बी एबल टू ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस। दिस इज R2। क्या ये क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या R1 एंड R2 की डायरेक्शन सेम है? आंसर इज नॉट एट ऑल। R1 एंड R2 इनफैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड एंड उनकी डायरेक्शन सेम होती है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम आएगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि R1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। डन। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं क्यों मैंने ये कहा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट का मतलब R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 होगा। इसको हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल के थ्रू या कंसेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं। मेरे पास वेक्टर है a माइनस b, मुझे इसको लिखना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लूँ अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस a प्लस b। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा क्या किया मैंने। अब इन दोनों को आगे पीछे लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b माइनस a। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, a माइनस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a। b माइनस a कितना था, ये रहा। b माइनस a कितना था अपने पास, R2। a माइनस b कितना हमने लिखा, R1। तो मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2। बट जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अ कार मूविंग ड्यू ईस्ट at 10 meter per second takes 10 seconds to turn due north। पहले कार मूव कर रही थी ईस्ट की तरफ, फिर वो टर्न कर गई नॉर्थ की तरफ, और पहले स्पीड एंड बाद में स्पीड कितनी रही, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑन द कार, एवरेज एक्सेलरेशन ऑन द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के दौरान कार के ऊपर कितनी एवरेज एक्सेलरेशन लगी। एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी चेंज लिखना हो तो हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। दिस रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा सुनने से पहले, वीडियो लेक्चर सुनने से पहले आपको अपने मन में डिसाइड करना है कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। पहले भी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा ध्यान से सुनो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले पार्टिकल मूव कर रहा था टूवर्ड्स ईस्ट, अब पार्टिकल मूव कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ।
तो देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। बेशक मैग्नीट्यूड सेम है बट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है इसलिए देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर। पहले जो कार है इट वाज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi मान लेता हूँ। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी vi 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी हो जाएगी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैं इसको इक्वल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये वेक्टर डाला गया है। अगर वेक्टर डाला गया है तो इसके पास दोनों हिस्से हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। इसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, किस तरफ कर लिया, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यानी कि गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर गई है और ये हो गई है इसकी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए क्या डायरेक्शन में चेंज आया है, यस। अगर डायरेक्शन में चेंज आया है बच्चों तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में तो चेंज आया ही आया है। सो देयर इज डेफिनेटली चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें वो चेंज ढूंढना है। देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। एक फ्री वेक्टर है तो मैं इस फ्री वेक्टर को यहाँ से उठा के इधर मूव कर सकता हूँ। मेरे लिए समझने या समझाने दोनों में ही आरामदारी रहती है। ये हो गया वी फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट है। वेक्टर को यहाँ से मूव किया पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन। ये हो गया। तो वी आई को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस वी आई लिखा जा सकता है। तो माइनस वी आई जब मैंने लिखा तो डायरेक्शन हो गई चेंज, मैग्नीट्यूड रहेगी सेम। मुझे क्या ढूंढना है, थोड़ा सा और एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, वी एफ प्लस ऑफ माइनस वी आई, ठीक है। मुझे किन दोनों को ऐड करना है, फाइनल वेलोसिटी and negative of initial velocity, and I will add these two using parallelogram law of vector addition। तो ये मेरे पास आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ गया, बट इन दोनों का रिजल्टेंट v फाइनल माइनस v इनिशियल का हमने सिंबल क्या रखा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को, क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पर इन दो वेलोसिटीज के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, मैंने सिखाया है जब भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो वेक्टर्स के फॉर्मूले लगाने की जगह सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के चिपका दिया करो। अच्छा, इस वेक्टर की लेंथ फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेक्टर की लेंथ भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेक्टर की लेंथ भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, इस ट्रायंगल में ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, 10√2, ठीक है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ये वैल्यू बन जाएगी डेल्टा वी फाइन चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बन जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा बेटा, क्वेश्चन में मेंशन है इट टेक्स 10 सेकेंड। तो जो टाइम टेकन था वो था 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। डायरेक्शन तो अभी कैलकुलेट करनी बाकी है, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, मैंने आपको डायरेक्शन बताने का क्या अप्रोच, डायरेक्शन बताने की क्या अप्रोच बताई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि रेफरेंस किसके साथ लेना है, उस वेक्टर के साथ जिसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर फाइनल वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, इनिशियल की डायरेक्शन हमने रिवर्स की थी। तो आपको इस एंगल की टर्म्स में आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री 1045। देखो tan थीटा लिख लो, tan थीटा हो जाएगा 10/10, tan थीटा 1 हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री।
45 डिग्री किसके साथ बना? किसके साथ भाई, सुनाई नहीं दिया? नॉर्थ के साथ, यही है ना? ये डायरेक्शन कौन सी थी? नॉर्थ। मैं डायग्राम में दोबारा से डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये हमारे पास हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट और नीचे आ गया साउथ। तो नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना? 45 डिग्री। अब 45 नॉर्थ के साथ इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, बट ये बना किस तरफ है? टुवर्ड्स वेस्ट। तो जब आप डायरेक्शन लिखोगे तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे? 45 डिग्री विद नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट, ये तरीका होगा। बट इसमें भी आनंद नहीं है, बुक्स में इतनी डिटेल में नहीं लिखा होगा, थोड़ा शॉर्टकट मारा होगा। वो शॉर्टकट देखो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, जार्गन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, याद ही रखना पड़ेगा। 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जिस डायरेक्शन के साथ बना है वो डायरेक्शन बाद में आएगी, जिस तरफ बना है वो पहले आएगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि टुवर्ड्स वेस्ट विद नॉर्थ, टुवर्ड्स वेस्ट विद नॉर्थ। हो जाएगा बच्चों? तो हमने एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर ली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आगे सुनो, ऑब्जेक्टिव्स के लिए डायरेक्शन कैसे ढूंढनी है। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इन क्वेश्चंस में महारत, एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगी। तो मेरे पास है कुछ चीज़ों के देसी जुगाड़। डायरेक्शन कैसे लिखनी है, या इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। ध्यान से आप ये मान के चल रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन अभी याद है, इसकी कैलकुलेशन अभी आपको याद है, मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा था? कार इज मूविंग ड्यू ईस्ट। देखो मैं डायग्राम अवॉइड करना चाहता हूँ। कार इज मूविंग ड्यू ईस्ट, कार किस तरफ चली गई बाद में? नॉर्थ। हमने क्या लिखना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। इनिशियल को माइनस करना है, ईस्ट का माइनस क्या आएगा, यानी ईस्ट का अपोजिट क्या आएगा? वेस्ट। तो जो चेंज की वैल्यू है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, बेटर वर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से भी लिख सकते हैं, ये होगी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे? नॉर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल में कोई चेंज नहीं आएगा, नॉर्थ, और ईस्ट का रिवर्स हो जाएगा वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या बनेगी? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, बात बड़ी सिंपल सी है, बट इसके कम से कम आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। इस कंसेप्ट को आप अगर यूज़ करते हो तो आपके कम से कम हर क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट बचेंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर है? कैसे लिखा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे लिखी है? इनिशियल डायरेक्शन में चेंज आएगा, रिवर्स हो जाएगी, फाइनल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जिस डायरेक्शन में चेंज नहीं आता यानी कि फाइनल डायरेक्शन के साथ रेफरेंस बना के लिखा जाता है। दो तरीके होते हैं, 2 स्टैंडर्ड वेज हैं। एक तो फाइनल जिसमें कोई चेंज नहीं आता, दूसरा अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया जाता है तो कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्थ को ही रेफरेंस लेके डायरेक्शन बताई जाती है। दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर बाई चांस दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे, नॉर्थ को चाहे रेफरेंस ले लो चाहे फाइनल डायरेक्शन को रेफरेंस ले लो, दोनों से ही आपका आंसर वही आएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने थीटा कितना लिखा था? 45 डिग्री। किसके साथ लिखा था? विद नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट। और लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, डोंट वरी, एक और क्वेश्चन करेंगे, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आप लोग ये काम कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके इससे ऊपर वाला क्वेश्चन खुद पढ़ो और करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या आप लोग कर पाते हो या नहीं। लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ए कार मूविंग ड्यू ईस्ट at 10 meter per second takes 10 seconds to turn due north। कार किस तरफ जा रही थी? ईस्ट की तरफ। फिर उसने 10 सेकंड में अपनी डायरेक्शन को
नॉर्थ की तरफ कर लिया और फाइनली अब उसकी स्पीड 10 की जगह 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। यानी कि कार पहले जा रही थी टूवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ वी आई की मैग्नीट्यूड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। मैं इस वेक्टर से डबल वेक्टर बनाऊंगा क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हुई है और मैग्नीट्यूड हो गई है डबल 10 मीटर पर सेकेंड से ये बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। बस ये आखिरी केस था, आखिरी टाइम था जब मैं वेक्टर ऐसे बनाऊंगा। आपको एक्चुअल में समझाऊंगा कि भाई हुआ क्या। मैंने ये बनाया कि पार्टिकल इधर से गया या कार इधर से गई फिर ऐसे मुड़ गई, ठीक है। बट वेक्टर्स में हम लोग अपनी कैलकुलेशन के लिए ये बार बार ऐसे नहीं बनाते, कई डायग्राम नहीं बनाते हैं। हम ये कहते हैं ये पहले किस तरफ थी, ईस्ट की तरफ थी, अब किस तरफ हो गई, नॉर्थ की तरफ। दोनों सीधा ही एक पॉइंट पे ही वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? इससे हमारी कैलकुलेशन, हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं। हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड पूरा लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपको चाहिए चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ऑफ इनिशियल माइनस वी आई। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट दैट कैन बी कैलकुलेटेड। वंस अगेन यहाँ पे एंगल कितना बन गया भाई साहब, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगा के चिपका डालेंगे। ये है लेंथ 10, ये है 20। आप इसको ऐसे देख सकते हो, दिस इज योर डायग्राम 10 20। ये रूट ऑफ 500 हो जाएगा, यानी कि 10 रूट 5 हो जाएगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और टाइम टेकन कितना है भाई साहब, टाइम टेकन लिखा था 10 सेकेंड, 10 और 10 भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन बट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। हमें और क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन किसके साथ देखेंगे, फाइनल डायरेक्शन के साथ। फाइनल हमारे पास क्या है, ये है नॉर्थ, हम इसके साथ देखेंगे डायरेक्शन थीटा। tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, वेक्टर्स की दुनिया में डूबना नहीं है। एंगल राइट एंगल है। ये लेंथ कितनी है भाई साहब 10, ये लेंथ कितनी है 20, 10 बाय 20, 10 बाय 20, जीरो कैंसिल आउट हो गई। tan थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। मैंने इसी चैप्टर में आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाया था कि ये वैल्यू आपको याद रखनी है। tan थीटा है 1/2, तो थीटा की वैल्यू बोलो देवियों और सज्जनों, क्या ये 26.6 डिग्री होगी? क्या आपको याद है? तो टाइप करो यस। ओके, एक और वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, tan 76 डिग्री कितना होता है 4। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। अब डायरेक्शन को आप लिखोगे कैसे, 26.6 डिग्री विद नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट, या 26.6 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? अब अगर बिना डायग्राम के आपको ये क्वेश्चन करना होता, बिना डायग्राम के आपको अगर ये क्वेश्चन करना होता तो आप कैसे देखते, डायरेक्शन कैसे लिखते? आप लिखते भाई साहब फाइनल में तो कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, इनिशियल क्या है ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। ठीक है, डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं होगी। इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा, बट नॉर्थ वेस्ट मुझे समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, मुझे देखना था एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। मुझे पता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपस में कितने एंगल पे होती हैं, हमेशा 90 डिग्री पे होती हैं। अगर 90 डिग्री पे होती हैं तो भी मैं कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए सीधा पाइथागोरस थ्योरम सीधी अप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा रूट ऑफ 500, यानी कि 10 रूट 5 बाय, क्योंकि ये तो चेंज इन वेलोसिटी आई है
तो मुझे टाइम भी पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे सोच सोच के लिखना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन भी है और ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी +1 +2 में अगले क्वेश्चन का रिजल्ट यूज होगा। जो भूल जाएंगे वो पछताएंगे। वो इस चैप्टर के ओल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी पुराने क्वेश्चन बार बार डाउट्स पूछेंगे, जो याद रखेंगे वो तर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू सर्टेन एंगल थीटा। ये है अपने पास एक वेक्टर से ए, इसको घुमा दिया, इसको घुमा दिया बाय एंगल थीटा। क्या यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ? बोलो, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। दो वेक्टर सेम कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। जो नया वेक्टर यहाँ पे बना है, क्योंकि घुमा दिया गया है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ वेक्टर ए एंड ए डैश आपस में बराबर नहीं है। ए एंड ए डैश बराबर नहीं है, बट इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। से दिस इज इक्वल टू ए। सिचुएशन को बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास ये वेक्टर ए था, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो वेक्टर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस में चेंज आएगा? डायरेक्शन में। यहाँ से ऐसे था, पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा। ये इनिशियल वेक्टर हो गया और ये फाइनल वेक्टर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। चेंज इन वेक्टर हमें देखना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड। चेंज इन वेक्टर, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या ये क्लियर है? बट मुझे क्या देखनी है? उसकी मैग्नीट्यूड। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड दिस वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन दिस वेक्टर। यानी कि ए डैश में से मुझे वेक्टर ए को माइनस करना है। कई बच्चों के मन में अब पाप आएगा, वो कहेंगे दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है जी, माइनस कर डालो, माइनस करके 0 लिख डालो। ना बेटा, ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है। ये क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे आपको डायरेक्शन की इज्जत करनी है। डायग्राम ध्यान से देखो। ए और माइनस ए डैश एंड ए को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा। हमारे पास अप्रोच दो तरीके से हो सकती है, एक पूरी डायग्राम, एक अगर हम फार्मूले से याद करें, थोड़े दिमाग से बुलबुले उठाएं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट कैसे लिखा जा सकता है, या रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे लिखी जा सकती है। हम लिख सकते हैं a² + b²। यहाँ पे क्या लिखा था? माइनस, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे माइनस 2ab cos थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल था? एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये था। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी अप्रोच को अपने दिमाग में रखेंगे। a एंड a डैश यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस साइन वैसे का वैसा आएगा, cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन a एंड a डैश वेक्टर। क्वेश्चन में यही गिवन है कि इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। ओके, अब क्योंकि उसी वेक्टर को घुमाया गया है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं a डैश को भी क्या लिख सकता हूँ? a ही लिख सकता हूँ। तो ये देखो बेटा, यहाँ से मेरे पास स्क्वायर रूट में 2a² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर अब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स यूज होने वाली हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व 1 माइनस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। पूरी उम्मीद है कि सब लोग भूल चुके होंगे। मैं आपको बचपन की यादों में ले जाता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos² थीटा -1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
cos 2 थीटा। एक और फार्मूला था यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद करो ये फार्मूला हमने लिखा था जब हमने मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो यहाँ से इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मेरे पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बस यही वैल्यू मैं पुट करूँगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, जो एंगल यहाँ पे आता है उसका डबल इधर आता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखूँ तो इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इस एंगल का डबल इधर आएगा, यही है ना बेटा। इस थीटा बाय 2 का डबल थीटा इधर आएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये फॉर्मूला भी ऐसा है जो आपका पीछा, आपकी जान बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये मैंने पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आंसर बन जाएगा 2a साइन थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 को बेटा ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो मन पापी होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट करके आप पक्का से गलती करोगे। तो आपके पास यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a साइन थीटा बाय 2। 2a साइन थीटा बाय 2। ये r क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या है 2a साइन थीटा बाय 2। एक बार ऊंचा बोलो 2a साइन थीटा बाय 2। अब मैं आपको बचपन की यादों में वापस ले जाता हूं। एक फार्मूला मैंने पहले ड्राइव करवाया था वेक्टर्स में ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि समय के साथ यादें धुंधली हो चुकी होंगी। मैंने आपको ये बताया था कि मान लो दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर a एंड a डैश, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। सिंबल्स वहाँ पे मैंने कुछ और यूज़ किए होंगे, दैट डजेंट मैटर, बट इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। इनके बीच में एंगल थीटा है। इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट ऐसे ही फाइंड आउट किया जाएगा। ये आर, इसमें एडिशन है। नोट दिस कि यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ, वेक्टर a प्लस a डैश। यहाँ पर एडिशन है, जो थोड़ी देर पहले हमने ये की थी। ये क्या थी? सब्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या आना था? चेंज। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर क्या है? एडिशन। डिफरेंस ध्यान में रखना है बेटा। आप इसको सॉल्व करो। वैसे मैं पहले करवा चुका हूँ बट दोबारा से करवाऊंगा। अब उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग भूलोगे नहीं। आप इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से आपके पास बन जाएगा 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोग खुद इस फार्मूले को यूज़ करोगे और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे। जब आप इसे पुट करोगे तो ये आपके पास बनेगा 2 कॉस थीटा बाय 2। ये बन जाएगा 2a कॉस थीटा बाय 2। क्लियर बच्चों? तो अब ये दोनों रिजल्ट्स एक साथ समझेंगे, याद करेंगे। दोनों रिजल्ट्स में क्या हो रहा है? दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जब ऐड किया जाता है तो cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आएगा। जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो sin थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, याद रखने का जुगाड़। सब्ट्रैक्ट s, सब्ट्रैक्ट s से सब्ट्रैक्ट शुरू होता है, उसके फॉर्मूले में साइन आएगा s। सब्ट्रैक्ट के फॉर्मूले में साइन आएगा तो एडिशन के फॉर्मूले में कॉस आ गया। ठीक है, चंदन गोयल एडिशन करवा रहा है तो C फॉर चंदन एंड C फॉर कॉस, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। ठीक है, बट ये याद रखना बड़ा आसान है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में साइन आएगा। डन बच्चों। ओवरऑल फॉर्मूला क्या था? 2a साइन थीटा बाय 2, और ये था सब्ट्रैक्शन के लिए, और एडिशन के लिए 2a कॉस थीटा बाय 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड
When it passes by a person standing on the roadside, driver throws a parcel with speed of 10√2 km per hour so that the parcel reaches the person directly. तो यहाँ पर सड़क पे एक पर्सन खड़ा हुआ है एंड उस पर्सन को ड्राइवर ने एक पार्सल पकड़ाना है, उसने सीधा उठा के थ्रो मारा एंड इट डायरेक्टली गोज टू हैंड्स ऑफ दैट पर्सन, सीधा उस बंदे के पास पहुंच गया। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थ्रो ऑफ पार्सल, what is the direction of throw of parcel with respect to the motion of car। देखो एक्चुअली यूँ समझो कि ये है हमारे पास कार, इसके बिल्कुल सामने ये खड़ा हुआ है पर्सन, जिस पर्सन के पास इस थ्रो को या इस पार्सल को जाना है। पर्सन वर्ड यूज किया गया है, यस दिस इज पर्सन स्टैंडिंग। देखो ध्यान से पढ़ना है, व्हेन इट पासिस बाय ए पर्सन, इस पर्सन को पास करे यानी कि पर्सन के बिल्कुल सामने है, तब इस पार्सल को थ्रो किया गया। अब अगर ड्राइवर सीधा फेंकता तो क्या होता, इस कार की कुछ अपनी वेलोसिटी थी, जितनी इस कार की वेलोसिटी थी उतनी ही उस पार्सल की भी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो पार्सल ने इधर को चले जाना था। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? नाउ पार्सल विल हैव टू वेलोसिटीज, वन वेलोसिटी ऑफ कार, सेकंड द वेलोसिटी विद विच ड्राइवर थ्रोज दैट पार्सल। तो उस पार्सल के पास दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट आएगा। कौन कौन सी दो वेलोसिटीज? वेलोसिटी ऑफ द कार एंड वेलोसिटी विद विच पार्सल वाज थ्रोन बाय द ड्राइवर। बट हम चाहते हैं कि ये इस तरफ पहुंचे, पार्सल की ये डायरेक्शन हो, फाइनल पार्सल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये होनी चाहिए। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए पार्सल किस तरफ फेंका जाना चाहिए। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, सीधा टुवर्ड्स पर्सन, दूसरा मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कार, तीसरा उससे थोड़ा सा अपोजिट। किस तरफ फेंका जाना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली पर्सन तक पहुँच जाए। अपने मन में आंसर सोचिए और फिर मेरा देखिए। आंसर शुड बी कि ये इस तरफ थ्रो किया जाना चाहिए, थोड़ा सा इस तरफ थ्रो किया जाना चाहिए। कितना एंगल है वो अभी हमें ढूंढना है। क्वेश्चन में इस एंगल के बारे में पूछा गया है, थीटा पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्सल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्सल हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है? 10√2 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन हमें ढूंढनी है। इसलिए देखो बेटा, जब मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ ना तो मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं डालता। मेरी बात समझ रहे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। स्कूल में आपके टीचर्स इस बात के लिए मार्क्स काटेंगे। वैसे भी आपको कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ पार्सल, तो अगर पूरी वेलोसिटी लिखनी है तो वेक्टर यहाँ पे लिख सकता हूँ। इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वीपी वेक्टर से। बट अगर मैग्नीट्यूड लिखनी है तो ये मेरे पास आएगी 10√2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर है? ये डायग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए। किन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा? ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ पार्सल को मूव करना चाहिए ताकि ये पार्सल डायरेक्टली इस पर्सन के हाथ तक पहुंच पाए। किन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट v आएगा? वेलोसिटी v होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्सल विद विच इट वाज थ्रोन बाय द ड्राइवर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगी। अब आप डायग्राम में देखो, क्या आपको कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे तो दिल में बजे घंटी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री। मुझे दिखाई दे रही है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर। अगर मैं VC को उठा के यहाँ पे रख लूँ तो मेरे पास कुछ डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, मैं फिलहाल इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ। ये एंगल अल्फा हो गया। ये लेंथ मेरे पास 10√2 थी और ये VC उठा के यहाँ पे रखा है, ये VC उठा के यहाँ पे रखा है, ये वैल्यू 10 दी हुई थी। डन। मुझे अल्फा ढूंढना है, क्या कोई परेशानी होगी?
Answer is not at all. You can simply apply tan alpha perpendicular upon base, ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, अल्फा कम्स आउट 45 डिग्री। बट क्वेश्चन में अल्फा नहीं पूछा गया भाई साहब, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थीटा। क्वेश्चन में कहा गया विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ कार, ठीक है, मोशन ऑफ कार इस तरफ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा। अल्फा हमने कितना फाइंड आउट किया है? 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। क्लियर है बेटा? देखो मुझे अभी भी थोड़ी सी चिंता है कि कहीं आपको ये समझ आया या नहीं कि वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ पार्सल विल बी वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्सल थ्रोन बाय द ड्राइवर। देखो बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था। हमने कहा था कि एक बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून से हमने एक पैकेट को ड्रॉप किया, उस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती थी? सेम एज दैट ऑफ बैलून। तो हमने इस कार से एक पार्सल को थ्रो किया, तो उस पार्सल के पास एक तो वो वेलोसिटी है जो कार की है, अगर मैं पार्सल को ड्रॉप भी करता तब भी पार्सल के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? सेम एज दैट ऑफ कार, ठीक है। अब थ्रो किया है, किसी और डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो नेचुरली उसके पास दोनों वेलोसिटीज आएंगी, वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन बाय द ड्राइवर, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपल वेक्टर एडिशन। क्लियर? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ वी हैव टू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर चेंज विद टाइम? क्या किसी वेक्टर की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो सकती है? आंसर इज यस, डेफिनेटली। हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कहा था पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले पार्टिकल जा रहा टूवर्ड्स ईस्ट, तब उसने जाना शुरू कर दिया टूवर्ड्स नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर में चेंज विद टाइम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल ए पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर v1। कुछ देर बाद पार्टिकल पहुँचा बी पोजीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट टू द सर्कल v2। यहाँ पर टाइम था 0, यहाँ पर टाइम है t, तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्वेश्चन क्या है? कैन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर चेंज विद टाइम? यस, बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस तो डायरेक्शन विल आल्सो चेंज। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है विल टू इक्वल वेक्टर्स एट डिफरेंट लोकेशंस इन स्पेस प्रोड्यूस डिफरेंट और आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट्स। क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक वेक्टर की जगह चेंज कर दें तो क्या वो सेम असर पैदा करता है या अलग अलग इफेक्ट पैदा करता है? देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने कहा वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स, उनको पैरेलल मूव किया जा सकता है, बट कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसी को लेके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल्स लूँगा। पहली एग्जांपल में मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, आई एम टेकिंग अ रॉड, मैं इस रॉड के ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई करता हूँ, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट एग्जांपल में 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई की, एक फोर्स F है तो नेचुरली दूसरी फोर्स -F हो जाएगी। दोनों ही फोर्सेस एक ही जगह पे लग रही हैं, समथिंग लाइक दिस, दोनों इसको पुश कर रही हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट, क्या ये रॉड मूव करेगी? नहीं, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन इन द रॉड विल बी 0। इसमें कोई मोशन नहीं होगा, देयर विल बी नो मोशन इन द रॉड। ना इसमें कोई ट्रांसलेशन होगा, ना इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ना इसमें कोई रोटेशनल मोशन होगा। नो ट्रांसलेशनल,
no rotational motion will be in the rod. कुछ भी नहीं होगा, rod will remain permanently at rest under the influence of these two forces. Clear? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन फोर्सेस की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में यही कहा एट डिफरेंट लोकेशंस इन स्पेस। अब हम लोकेशन को डिफरेंट कर रहे हैं, देखते हैं इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा। अब मैं इस अपनी सेकंड एग्जांपल में फोर्सेस को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ। एफ फोर्स को टुवर्ड्स राइट ले गया, रॉड के एक एंड पे ले गया, माइनस एफ फोर्स को रॉड के दूसरे एंड पे ले गया, तो ये फोर्स हो गई माइनस एफ। ठीक है, नाउ वी हैव टू फोर्सेस, सेम फोर्सेस, बट हमने उनकी लोकेशन को डिफरेंट कर दिया है स्पेस में। अब इससे क्या होगा, क्या ये रॉड रोटेट करेगी? चेक करिए, ये दो फोर्सेस हैं, यहाँ पे दो फोर्सेस इक्वल अपोजिट लग रही हैं। यू कैन से हियर कि इसने, इस रॉड ने रोटेट करना शुरू कर दिया है, यानी कि सेम रॉड है, सेम फोर्सेस हैं, ठीक है, बट देयर इज रोटेशनल मोशन इन द रॉड। इस केस में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, टेक्निकल जो लैंग्वेज में हम कहते हैं, ये दोनों फोर्सेस मिलके एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। देयर विल बी टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0 थी, ठीक है। टॉर्क अभी आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा हुआ, बट डोंट वरी, टॉर्क आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, टॉर्क का आपने फॉर्मूला वहाँ पे क्या लिखा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सही शब्द होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिट करके समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो पहले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, 0, तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी थी, 0। बट इन सेकंड केस ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू इस बार 0 नहीं है, तो ये वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू भी 0 नहीं है। इसका मतलब इस रॉड ने रोटेट करना शुरू कर देना है। मीन्स बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें अगर हम वेक्टर की पोजीशन को स्पेस में चेंज कर दें तो उससे जो फिजिकल इफेक्ट पैदा हो रहे हैं, जो असर पैदा हो रहे हैं, वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारी फिजिक्स, हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी, हम लोग इसको मेंशन करेंगे कहाँ पर हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वेक्टर को मूव कर सकते हैं, कहाँ पर हमें नहीं करना। बिकॉज वेक्टर्स को मूव करने से फिजिकल इफेक्ट्स चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, डन। तो हमारा अगला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन, रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है तोड़ना। अभी तक हमने पढ़ी है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हमने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडअप करके एक रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट किया था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसका रिवर्स प्रोसेस है। इसमें हमारे पास एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर को हमें 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। मींस रिवर्स प्रोसेस है। पिछली बार हमने किया था 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर लिखा था। अब एक सिंगल वेक्टर से 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स लिखने हैं। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। कंसेप्चुअली एक वेक्टर को हम जितने चाहें उतने नंबर ऑफ वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अ वेक्टर में हैव इन फैक्ट इनफाइनाइट मैनी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब टुकड़े, वो टुकड़े जिन टुकड़ों को जोड़ के हमने एक सिंगल वेक्टर बनाना है। मीन्स एक वेक्टर को हम जितने चाहे उतने छोटे छोटे वेक्टर्स या उतने वेक्टर्स में, छोटे वर्ड सही नहीं है, उतने वेक्टर्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसकी हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे, बट बिफोर दैट हम यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन करेंगे। जनरल मेथड टू रिजॉल्व
और डिवाइड और ब्रेकअप अ वेक्टर। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है r, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर r which is called resultant vector, या आप कह सकते हो कि इस वेक्टर को मुझे रिजॉल्व करना है। मुझे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है टू वेक्टर्स के अलोंग। आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस वेक्टर r, ठीक है। वी विल रिजॉल्व वेक्टर r along two vectors a and b। हमें दो वेक्टर्स गिवन है a एंड b, हमें उनके अलोंग इस वेक्टर को सॉल्व करना है। अलोंग का मतलब उनकी डायरेक्शन के हिसाब से हमें इस वेक्टर को तोड़ना है। वो दो वेक्टर्स मुझे कुछ भी गिवन हो सकते हैं, से समथिंग लाइक दिस, दिस इज वेक्टर a, से मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ले लेता हूँ ये वेक्टर b। तो मुझे अपने वेक्टर r को दो वेक्टर्स में सॉल्व करना है। उन दो वेक्टर्स को किस तरफ होना चाहिए? अलोंग वेक्टर a एंड अलोंग वेक्टर b। इसकी रेजोल्यूशन का प्रोसेस क्या है? मैं वेक्टर r को रेफरेंस लूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए वेक्टर r ड्रॉ करूँगा। नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर a पासिंग थ्रू टेल ऑफ वेक्टर r। आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर a पासिंग थ्रू टेल ऑफ वेक्टर r, थ्रू टेल ऑफ वेक्टर r। वेक्टर r के टेल में से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉप करो जो कि a के पैरेलल है। a के पैरेलल ये आ गया, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो a के पैरेलल है, समथिंग लाइक दिस। थोड़ी सी ये टेढ़ी थी तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड बना देता हूँ वेक्टर a के हिसाब से। क्या ये क्लियर है? वेक्टर a की लेंथ कितनी है वो फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर a पासिंग थ्रू टेल ऑफ द वेक्टर r। गुड आइडिया होगा अगर आप दो लाइंस ड्रॉ कर दो, उससे पैरेललोग्राम बनेगी, बहुत बढ़िया से समझ आएगा। ऐसा करते हैं, एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, पासिंग थ्रू टेल ऑफ वेक्टर r एंड अनदर लाइन पासिंग थ्रू हेड ऑफ वेक्टर r, अनदर पासिंग थ्रू हेड ऑफ वेक्टर r। मीन्स a के ही पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि r के हेड में से भी पास कर रही है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन दिस। मुझे नहीं पता कि मुझे लाइन कितनी चाहिए, बट अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने a वेक्टर के पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी है, एक लाइन इधर, एक टेल में से पास करती हुई और एक हेड में से पास करती हुई। वी विल रिपीट द सेम स्टोरी फॉर वेक्टर b। b वेक्टर के पैरेलल एक लाइन r के हेड में से पास करती हुई और एक लाइन r की टेल में से पास करती हुई ड्रॉ करेंगे। b के पैरेलल एक लाइन हेड में से r के हेड में से पास करती हुई और एक टेल पे पास करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ये आ गया वेक्टर b के पैरेलल एक लाइन, ये आ गई वेक्टर b के पैरेलल दूसरी लाइन, ठीक है। जैसे ही ये चारों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ड्रॉ टू मोर लाइंस पैरेलल टू वेक्टर b passing through head and tail of one passing through लिख लो, बेटर होगा, one passing through head and other through tail of vector r, ठीक है। we will get a parallelogram। अब ये वेक्टर r है, ये वेक्टर r इस पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल है। तो इस वेक्टर r को मैं इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकता हूँ।
क्या मैं वेक्टर r को इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लिख सकता हूं? यस, वी कैन राइट डाउन। ठीक है, क्या ये लेंथ a के बराबर होने की गारंटी है? आई रिपीट, क्या ये लेंथ से दिस इज OA, दिस इज O, सिंबल्स कंफ्यूजिंग हो गए तो OPQR तो लिखा हुआ है S, ऐसे लिख लेते हैं OPQS। क्या OP लेंथ की गारंटी है कि ये A के बराबर होगी? जवाब है कोई गारंटी नहीं है, बट उसका कुछ मल्टीपल जरूर होगी। मल्टीपल का क्या मतलब है, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लो A वेक्टर की लेंथ मेरे पास आती है 3 यूनिट्स, और यहां पर ये जो लाइन OP आई, OP लाइन, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन तो A एंड OP की सेम ही है क्योंकि दोनों को पैरेलल ड्रॉ किया गया है। जो OP की मैग्नीट्यूड है, मान लो मेरे पास आई 6 यूनिट। नेचुरली OP डबल है A के, OA के डबल है, या मैं कह सकता हूं OP इज M टाइम्स A, ये भी कह सकता हूं। OP की मैग्नीट्यूड M टाइम्स है, M की वैल्यू 2 है। 2 तो इस एग्जांपल में थी, मान लो यहाँ पे ये 5.5 होता तो कुछ और फैक्टर आ जाता, मान लो यहाँ पे 4 होता तो कुछ और फैक्टर आ जाता। तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि OP को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, वेक्टर, सॉरी, OP को लिखने के लिए अगर A को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, किन दोनों की, OP एंड A वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं OP वेक्टर को लिख सकता हूं M टाइम्स A वेक्टर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को समझने में सबसे ज्यादा जोर लगाना है। डायरेक्शन दोनों की सेम ही है तो वेक्टर तो मैं डाल ही सकता हूं। पंगा सिर्फ किसका था, मैग्नीट्यूड का। एक की मैग्नीट्यूड कुछ और, दूसरे की कुछ और हो सकती है। उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में मैंने एक फैक्टर डाल दिया, M फैक्टर डाल दिया। M की वैल्यू 1 से कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ना कुछ M ऐसा पक्का होगा कि अगर उस M को A से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास OP वेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली जो B वेक्टर है और जो OS वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड को भी सेम करना हो, सेम तो नहीं कर सकते, अगर B के साथ N मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डेफिनेटली OS बन जाएगा। सेम स्टोरी है। मान लो मेरे पास B की मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स, ठीक है, और जो OS आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड मान लो मेरे पास आती है 1 यूनिट, आधी है, एग्जाम्पल ही है, कुछ भी ले सकते हैं, आधी है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। B की मैग्नीट्यूड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, OS की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी कि OS may be written as N times vector B, OP may be written as M times vector A। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो अब अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये वेक्टर OQ आएगा। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, I can say that OP plus OS is equal to OQ। OP कितना है, MA, OS कितना है, NB, and this is equal to OQ। OQ कितना है, R। क्या ये क्लियर है? अब इस R वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। दो वेक्टर्स कौन से हैं, MA एंड NB। वेक्टर R को हमने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया, MA एंड NB, यही हो गया। और इन दोनों वेक्टर्स की खासियत क्या है? वन वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग गिवन डायरेक्शन या अलोंग गिवन वेक्टर A, एंड सेकंड वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग अनदर वेक्टर गिवन वेक्टर B। तो दो गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन में हमने
इस वेक्टर को रिजॉल्व, वेक्टर आर को रिजॉल्व कर लिया। हम लोग रेजोल्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें हमने जनरल डिस्कशन की थी कि किसी एक गिवन वेक्टर को दो गिवन वेक्टर्स के अलोंग कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हमने क्या किया था, दोनों के गिवन वेक्टर्स के अलोंग दो दो लाइंस ड्रॉ की थी, पासिंग थ्रू टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर। फिर उससे हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई थी। उस पैरेललोग्राम को यूज़ करके हम लोगों ने कंपोनेंट्स ढूंढ लिए थे। बट जो फिजिक्स में हमें ज़्यादातर यूज़ करना होता है वो होता है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर दो हिस्सों में पढ़ी जाती है, एक इन अ प्लेन एंड द सेकेंड वन इज इन स्पेस। इन ए प्लेन का मतलब है एक प्लेन में, वो प्लेन जिसके दो एक्सिस होंगे, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, दो एक्सिस में हम डिस्कस करते हैं। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम एक वेक्टर को तीनों डायरेक्शंस के अलोंग, एक्स वाई एंड जी, तीनों डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। तीनों डायरेक्शन के अलोंग उसके कंपोनेंट्स ढूंढते हैं, तीनों डायरेक्शन के अलोंग उसके हिस्से, उसके पार्ट्स कैलकुलेट करते हैं। बट फिलहाल हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन इन टू डायमेंशन। इसके और नाम क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ट्रांसवर्स, रेक्टेंगुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इन सब में जो बेसिक मतलब है, बेसिक मीनिंग है वो है परपेंडिकुलरिटी। ऑर्थोगोनल का मतलब भी यही है, ट्रांसवर्स का मतलब भी यही है, रेक्टेंगुलर मतलब हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर को इस तरीके से तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जो दो टुकड़े आए, जो दो कंपोनेंट्स आए, वो डेफिनेटली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। Clear? Means we are going to resolve a vector into two perpendicular components in a plane. I repeat, we are going to resolve a vector into two perpendicular components in a plane. इसके लिए मैं क्या करूँगा, let us suppose we have a vector R. Let us suppose we have a vector R. We want to resolve this vector into two perpendicular components. For my convenience and easy to understand for you, I will take two directions. One direction along x-axis and second direction x-axis के perpendicular यानी कि y-axis। ठीक है, तो मैं वेक्टर r को दो डायरेक्शंस में जो कि आपस में परपेंडिकुलर है उसमें रिजॉल्व करना चाहता हूँ। वो दो डायरेक्शंस मैंने डिफाइन कर ली हैं, एक x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस, और वेक्टर r इस कोऑर्डिनेट सिस्टम OXY कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे लाई कर रहा है। यानी कि टेल ऑफ वेक्टर r इज एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम। क्लियर? एक्स एक्सिस हो गई राइट साइड में, वाई एक्सिस हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है? मैं वेक्टर आर को रिजॉल्व करना चाहता हूं किस डायरेक्शन में? ठीक है, हम वेक्टर आर को रिजॉल्व करना चाहते हैं अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सी ली हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि मुझे वेक्टर आर के लिए दो डायरेक्शन डिफाइन कर ली हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे हमने पिछले केस में, जनरल केस में किया था, वैसे ही करेंगे। अब हम एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे पासिंग थ्रू हेड। टेल के थ्रू मैंने पहले से ही खींच रखी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वेक्टर आर को इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के ओरिजिन पे ही मान के डिस्कशन शुरू की है। सिमिलरली अब मैं y के पैरेलल एक लाइन r के हेड में से ड्रॉ करूंगा। मेरे ख्याल से डायग्राम क्लियर होगी। आपको यहाँ पर OABC एक पैरेललोग्राम दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि x और y आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो सात लगती साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गई, तभी हम यहाँ पे कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स, दो टुकड़े, दो हिस्से कौन से बनेंगे? वेक्टर OA एंड वेक्टर OC। क्या आपको समझ में आ रहा है? इफ वी अप्लाई
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये वेक्टर OA हो गया, ये वेक्टर OC हो गया। अगर हम OA एंड OC को ऐड करते हैं तो हमारे पास वेक्टर R ही बनेगा। अब OA की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? OA की डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स एक्सिस। जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है, यूनिट वेक्टर्स के बारे में जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी, हमने कहा था एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? I कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है J कैप। Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है K कैप। यही कहा था। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को बताना। यहाँ पर I कैप, J कैप, K कैप क्या बताएंगे? डायरेक्शन को बताएंगे। क्लियर मेरी बात बेटा? तो यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर है OA, तो मैं OA वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, OA की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। किसी वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो गई OA, डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन का मैं क्या लिख सकता हूँ? I कैप। OC की मैग्नीट्यूड हो गई मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, और ये वेक्टर किस तरफ है? वाई एक्सिस में है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? J कैप हो गई। अब मेरे पास R वेक्टर के दो हिस्से आ गए, OA मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन I कैप फर्स्ट हिस्सा, दूसरा हिस्सा OC मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन J कैप दूसरा हिस्सा। अब OA किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। OA की वैल्यू जनरल है, मुझे नहीं पता, मैं जनरल इसकी वैल्यू लिख देता हूँ x, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाली साइड में थी तो मुझे याद रखना आसान है। एक्स I कैप। x हमारी इस कैलकुलेशन में हमें नहीं पता, वो हम एज पर क्वेश्चन ही कैलकुलेट करेंगे। एक्स I कैप प्लस सिमिलरली लिख सकते हैं y J कैप। मतलब मैंने एज्यूम कर लिया OA की वैल्यू है x, मैंने एज्यूम कर लिया OC की वैल्यू है y, यानी कि मैं वेक्टर R को कैसे लिख सकता हूँ? वेक्टर R को लिखा जा सकता है एक्स I कैप प्लस y J कैप। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये था मेरे पास वेक्टर R। ये जो एक्स I कैप एंड वाई J कैप हैं, ये दोनों क्या हैं? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दीज टू आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब हम इन रिजल्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे? दो अलग अलग अप्रोच रहेंगी। क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर कहीं राइट एंगल आ रहा है, यस दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब भी राइट एंगल आ जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम लगा के काम चला देंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो ये साइड OC और ये लेंथ बराबर होगी। OC को मैंने y माना है, OA को मैंने x माना है, तो ये जो AB है वो भी y होगी, और जो OA है वो तो x है ही है, और ये जो OB थी वो रिजल्टेंट वेक्टर या R वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो ये मेरे पास एक बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। R की वैल्यू लिखी जा सकती है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन वेक्टर R if x and y are given to us। फॉर एग्जाम्पल मुझे गिवन है R वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझसे पूछा गया है कि R वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को, 3 और 4 रिप्रेजेंट करेगा y को, यही होगा। तो यहाँ पर R की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो R वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपने पास 5 आ जाएगी। मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन थे, उनको यूज करके मैंने R वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट, मुझे डायरेक्शन ढूंढनी है। मुझे x एंड y गिवन है, मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, और मुझे डायरेक्शन ढूंढनी है। और डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंगल। स्टैंडर्ड रूल क्या है? हम x एक्सिस के साथ एंगल लिखते हैं। जनरल है, कोई
स्ट्रिक्ट हार्ड रूल नहीं है, जनरल रूल है कि हम रेफरेंस किसको लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं। तो यही एंगल थीटा यहाँ पे भी बन जाएगा। और क्योंकि 90 डिग्री आ गया है तो सोचना ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक चिपका डालो। tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है x, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई y/x। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी डायरेक्शन। अगर आपको थीटा लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स y/x। यू कैन राइट इट डाउन एज tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंबल है tan इनवर्स, tan को उधर जाके डिवाइड नहीं किया गया है, दिस इज जस्ट ए सिंबल tan इनवर्स y/x। क्या ये क्लियर है? अब ये डायरेक्शन थीटा लिखोगे किसके साथ, लिखोगे विद एक्स एक्सिस। अब इस रिजल्ट को हमें याद कैसे रखना है, हमें ये याद रखना है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस और आर के साथ एंगल बन रहा है थीटा, इसको नहीं लेना। उसके अलावा जो तीसरा बच गया, तीसरी कौन सी बची है, y/x लिखना है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं y/x, तो हमें तीसरे वाला लिखना है y/x। यहाँ पे एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन किया है, हमने इस एंगल को लिखा था बीटा। हमने लिखा था बीटा इज एंगल बिटवीन वन वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं डायग्राम में देखूं तो एक वेक्टर ये हो गया OA, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट R वेक्टर हो गया। ठीक है ना, तो हमने कहा था कि ये एंगल बीटा होगा। थीटा हमने लिखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े सिंबल्स मिक्स हो जाते हैं, फिजिक्स में ये बड़ा चैलेंज रहता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पूरे सिर्फ सिंबल याद नहीं करने, आपको ये समझना है कि किन किन क्वांटिटीज़ के बीच में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सिंबल थीटा। पूरी फिजिक्स में बुक्स में भी ये थीटा ही लिखा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो tan थीटा क्या आएगा, y/x। क्लियर? ये हमने क्या किया, हमने ये मान के चला कि हमें x एंड y गिवन है, तो x एंड y हमें गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, इनको यूज़ करते हुए हमने r को फाइंड आउट किया। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब क्या है कि हमें वेक्टर r एंड एंगल गिवन हो, हमें वेक्टर r, मुझे ये गिवन है कि दिस इज वेक्टर r, और मुझसे कहा गया है कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो। वी हैव टू फाइंड आउट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर r। ये गिवन है कि दिस वेक्टर r मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी y एक्सिस। मुझे क्या गिवन है, r एंड थीटा आर गिवन, मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन है, मुझे फाइंड आउट करने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने क्या लिखे थे, x एंड y। हमने वेक्टर r को क्या लिखा था, xi प्लस yj। x एंड y क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ r along x axis and y axis। x and y are rectangular components of vector r along x and y axis। हमें x and y को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा फिलहाल डिस्कशन के लिए, तो मैं एक बार वेक्टर हटा देता हूँ। आई जस्ट वांट टू यूज राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप यहाँ पर देखो, अगर y/r लिखना हो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर x के लिए लिखेंगे तो x/r अपने पास बन जाएगा r cos थीटा, यानी कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी, r cos थीटा। मीन्स मेरे पास ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर r के। ये कंपोनेंट आ गया अलोंग x एक्सिस, ये कंपोनेंट आ गया अलोंग y एक्सिस। कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। अलोंग x एक्सिस कितना आया है, r cos थीटा, अलोंग y एक्सिस कितना आया है, r sin थीटा।
आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे रखना है कि जिस तरफ एंगल थीटा बनेगा उस तरफ कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। जिस तरफ एंगल थीटा बनेगा उस तरफ आर कॉस थीटा, एंगल के सामने वाला आर साइन थीटा, या जिस तरफ एंगल नहीं बनेगा उस तरफ आर साइन थीटा। ये बढ़िया है। जिस तरफ एंगल बनेगा उस तरफ आर कॉस थीटा, जिस तरफ एंगल नहीं बनेगा उस तरफ आर साइन थीटा। फिर से बोलो, जिस तरफ एंगल बनेगा उस तरफ आर कॉस थीटा, जिस तरफ एंगल नहीं बनेगा उस तरफ आर साइन थीटा। ये बात हम कई हजार बार फिजिक्स में यूज़ करेंगे, आपके मन में अच्छे से बस जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज आपने इस लेक्चर के बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी मैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगले लेक्चर के बाद आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के क्वेश्चन करोगे। नमस्कार।